हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग समास को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए समास को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर जो छोटा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब समझते हैं कैसे। जैसे ये रसोई घर शब्द है, ठीक है, ये समास हो गया। समास विग्रह इसका जब करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब जैसे ये समास विग्रह जो है रसोई के लिए घर, ये एक बड़ा है ना पद, ठीक है, तो इसको छोटा करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? रसोई घर। तो यही जो रूप है इसको हम क्या कहेंगे? समास। ठीक, ये समास हो गया। जैसे देश और विदेश, तो इसका समास क्या होगा? जब मिलकर एक छोटा शब्द बनेगा देश और विदेश। नवरत्नों का समूह, तो इसको हम जब समास के रूप में लिखेंगे तो क्या बनेगा? नवरत्न। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। समास के पद। समास के पद किसको कहते हैं? समास के मुख्य रूप से कितने पद होते हैं बच्चों? दो पद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से? पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। दूसरे पद को उत्तर पद मतलब बाद का पद कहते हैं। इन पदों के मेल से बने नए पद को हम समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए बच्चों, रसोई घर है, ठीक, तो इस शब्द में जो रसोई है, ये रसोई शब्द ये पूर्व पद हो गया और घर जो है ये उत्तर पद हो गया मतलब बाद का पद। इसमें दो पद जुड़े हैं रसोई घर में। पहला पद हो गया रसोई, दूसरा पद हो गया घर। ठीक है, ये बाद का पद है, इसको उत्तर पद भी कहते हैं। और इन दोनों शब्द रसोई प्लस घर से नए शब्द जो है, नया शब्द या पद जो रसोई घर है, इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। क्या कहलाता है? समस्त पद। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये दो पद हो जाएंगे इसके, एक रसोई, दूसरा बाद का पद घर हो गया। जब इन दोनों को एक में जोड़ेंगे तो इस पूरे पद को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद ना। रसोई घर को ये पूरा शब्द जब बन गया तो समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर रसोई घर है, इसमें कोई विभक्ति दिख रही है? नहीं ना। ये समास हुआ तो विभक्ति का लोप हो गया, लुप्त हो गई। लेकिन जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या हो गया? विभक्ति है ना। तो इतना समझ में आया बच्चों? जब समास शब्द बनेगा तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा, विभक्ति नहीं छिप जाएगी। लेकिन जब विग्रह करेंगे तब उसमें विभक्ति चिन्ह दिखाई पड़ेगा। इतना बच्चों समझ में आया? अब आगे चलते हैं। समास विग्रह। अब समझते हैं समास विग्रह किसको कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद को तोड़ना या उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे गंगा जल है शब्द, ठीक है, अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा का जल। ये समास हो गया गंगा जल, ठीक, सामासिक पद हो गया। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे गंगा जल का तो गंगा का जल, तो ये पद क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। इतना समझे बच्चों? अब आइए जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा कौन सा होता है? द्विगु समास। अब जो समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा
जो है उसको समझते हैं, नियम क्या है, पहचानेंगे कैसे अव्ययी भाव समास को। तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, ठीक है, क्या हो, अव्यय हो, अर्थात जिस पद में पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। पहला शब्द उपसर्ग होता है, ठीक है, जो अव्यय है वो उपसर्ग है, ठीक है। अव्यय कौन कौन से हैं, प्रति हो गया, यथा हो गया, ये पहचान हो गई। प्रति उसमें लगा होगा, अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण होगा उसमें आगे प्रति लगा होगा, यथा, आ, अनु, भर, वे, ये सब लगे होंगे, ठीक है, ये उपसर्ग हैं। अब आइए पहचानते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे पहला उदाहरण है प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रति क्या हो गया, ये उपसर्ग है ना, और दिन, तो प्रति प्लस दिन मिलके विग्रह जब करेंगे तो दिन दिन। यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, भर, पेट, ये उपसर्ग। इतना ध्यान रखिए उसमें आगे क्या लगा होगा, अव्यय, पहला पद प्रधान होगा। देखिए यहीं पर ही तो इसकी ही तो प्रधानता है, प्रति, यथा, आ, अनु, भर, ये सब। तो अव्ययी भाव की पहचान क्या हो गई बच्चों, उस उदाहरण में क्या होगा, जो शब्द होगा उसमें उपसर्ग लगा होगा, प्रति उपसर्ग, यथा, आ, अनु, भर, बे, ये सब लगे होंगे, और वो पहला क्या होगा, पद प्रधान होगा, अव्यय होगा। अव्यय होने के कारण पहला पद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रधान हो जाएगा, इसलिए वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इतना बच्चों समझ में आया, ठीक है।